नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य और वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य क्या है। अब इतना तो आप सभी जानते हो कि वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य जैसे कि सत्य होती है कि विजय। अब इस वाक्य में शब्द समूह है, परंतु यह वाक्य नहीं है। यह तो केवल शब्द समूह है। ये शब्द इकट्ठे जरूर लिखे हैं, परंतु इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई भाव प्रकट होता है। इस तरह यह वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य देखिए, सत्य की विजय होती है। इस दूसरे वाक्य में भी वही शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों को व्यवस्थित सार्थक शब्द समूह में रखा गया है। इस वाक्य में भाव प्रकट होता है, इसलिए यह एक सही वाक्य है। इस प्रकार भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सत्य की विजय होती है। अब हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग या भाग होते हैं। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसे जानेंगे। पहला उदाहरण देखिए, मोहन प्रयाग में रहता है। अब इस वाक्य में इसमें उद्देश्य मोहन है और विधेय प्रयाग में रहता है। आइए अब वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, क अर्थ के आधार पर और ख रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठवां इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। आइए प्रत्येक प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। अब इन वाक्यों में एक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। देखिए दूसरा प्रकार निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर इन दोनों ही वाक्यों में कार्य नहीं होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हैं।
अर्थ के आधार पर अब तीसरा प्रकार देखिए वाक्य का, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं। इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है चौथा प्रकार, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य को विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। इस प्रकार के तमाम वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा प्रकार देखिए, विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, आहा, कितना सुंदर उपवन है। दूसरा वाक्य है, ओह, कितनी ठंडी रात है। तीसरा वाक्य, बल्ले, हम जीत गए। अब इन वाक्यों में हमें गहरी अनुभूति हो रही है, इसलिए ये वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर छठवां प्रकार देखिए वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। दूसरा उदाहरण है, नव वर्ष मंगलमय हो। यहाँ पर इच्छा की जा रही है, आकांक्षा स्पष्ट हो रही है, तो ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य हैं। सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत अर्थात इशारे का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। अब इन वाक्यों में संकेत का अर्थात इशारे का बोध हो रहा है कि उधर राम का मकान है, उधर सोनू रहता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आठवां प्रकार है वाक्य का संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, क्या वह यहाँ आ गया? क्या उसने काम कर लिया? अब इन वाक्यों में हमें संदेह हो रहा है, वह आ गया या नहीं आया। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनमें संदेह होने के कारण ये संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आइए अब हम तीनों भेदों के बारे में विस्तार सहित जानते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। अब जैसे उदाहरण देखिए, मुकेश पढ़ता है।
दूसरा उदाहरण है राकेश ने भोजन किया। अब जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, मुकेश पढ़ता है। इसमें मुकेश जो है वह उद्देश्य है और पढ़ता है विधेय है। विधेय के साथ में ही यहाँ पर पढ़ता है क्रिया है, अर्थात यहाँ पर साधारण वाक्य में या सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है और क्रिया भी एक ही यहाँ पर है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दूसरा उदाहरण है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अब यहाँ पर दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गए हैं। दोनों ही वाक्यों में और तथा पर ये दोनों ही शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसी प्रकार से तथा, किंतु, परंतु या अथवा ये शब्द भी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। और तीसरा उदाहरण है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब इन उदाहरणों में एक से अधिक वाक्य हैं, एक प्रधान अर्थात मुख्य वाक्य है और अन्य आश्रित वाक्य हैं। इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में की, जो, जिसकी, जैसे, जो, वह, जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ताकि इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। धन्यवाद।